एक टॉपिक हो जाता है लेबर रिलेशंस में। लेबर वेलफेयर एक बहुत बढ़िया होता है। देखो ये सरकार इतने लेबर कोड ठीक है बिजनेसमैन के फायदे के लिए बनाए गए हैं या प्रोडक्शन के लिए या देश के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप लेबर वेलफेयर को इग्नोर करके देश का विकास नहीं कर सकते। ये आज से नहीं चल रहा है, ये हमारे देश में सिर्फ इकलौता नहीं है। लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आप अगर देखोगे तो ये जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट चला था कहाँ पे, यूएस में और इंग्लैंड में, कब, 17वीं 18वीं शताब्दी। क्योंकि वहां जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो जो मजदूर थे उनको फैक्ट्री के एकदम नजदीक रखा जाता था। ऑक्टेवियन ह्यूम और बहुत लोग आपने नाम सुना होगा इनका, अगर सोशल वर्क बैकग्राउंड से होंगे तो पता होगा आपको, या फिर आपने इस लेबर वाले रिफॉर्म को वर्ल्ड लेवल पे कवर किया होगा तो देखा होगा। इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया सेटलमेंट मूवमेंट की, भैया अगर फैक्ट्री चलानी है तो सेटलमेंट हाउस दो, हमें अच्छी सुविधाएं दो, पीने का पानी दो, कैंटीन दो, ये दो वो दो। पहले ये विदेशों में ही शुरू हुआ है। उसके बाद भारत में, चूंकि ब्रिटिशर्स यहाँ भी थे, यहाँ भी कोल माइन बने, यहाँ भी फैक्ट्री उन्होंने लगाया, तो उन्होंने वो सारा चीज धीरे धीरे यहाँ के लोग डिमांड करने लगे। और आपने एक बड़े नाम सुने होंगे, एनएम लोखंडे, है ना। इनको माना जाता है कि ये लेबर वेलफेयर के मतलब जो भी एक्ट है, कानून है, फैक्ट्री एक्ट है, इनके ये यहाँ पे पुरोधा रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। बहुत इन्होंने आवाज उठाई और बहुत बदलाव भी लाए। जैसे आप देखते हो ना कि राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे, तो फैक्ट्री के एक्ट रिफॉर्मर, फैक्ट्री में मजदूरों की स्थिति को सुधारने का जो पूरा एक बेड़ा है, ये इन्होंने ही पार करवाया उनके जीवन का। तो सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग को सुनाई दे रहा है? जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप कंफर्म कर देंगे, कुछ बफरिंग वगैरह नहीं हो रहा है, साउंड ठीक आ रहा है। तो हमें अच्छी सुविधाएं दो, पीने का पानी दो, कैंटीन दो, ये दो वो दो। चलो मेरे तो जो डिवाइस है मेरे पास उसमें साउंड मुझे ठीक लग रहा है। आप एक बार बस कंफर्म कर लेना कि हाँ आपकी तरफ से ठीक है। ठीक है, चलो। तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है भाई? वेलफेयर का मतलब होता है हमारी भलाई, सीधा समझिए हिंदी में। तो वेलफेयर मीन्स वेल बीइंग, लाइक हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका ह्यूमन रिसोर्स है पढ़ना लिखना, आपने ये सब एक तरीके से रिसोर्सेज के तौर पे है। आप इस चीज को क्या करोगे मैं बताता हूं। अगर आप में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया है तो आप इस ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करके, ये ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करके अपने लिए एक जॉब कर सकते हो, अपने लिए आप बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो, शादी कर सकते हो, जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हो। बात समझिएगा, वेलफेयर का मतलब वेल बींग से है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। द वर्ड लेबर मीन्स एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लेबर का आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब समझ में आएगा। इन अ ब्रॉडर सेंस द फ्रेज लेबर वेलफेयर मीन्स द एडॉप्शन ऑफ मेजर्स टू प्रमोट द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड वेलबींग ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है ना। फैसिलिटीज, अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैवल, आना जाना, आप देखते हो कंपनीज आने जाने का देती है, किराया, बस दे देगी, अकोमोडेशन ऑफ वर्कर्स, ये सब लेबर वेलफेयर ही तो है भाई। मजदूर सामने रहेगा तो वो काम भी करेगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। यही चीजें होती है कि नहीं होती है? आप बताओ हमें, आज आप बताओ ये चीजें है कि नहीं? लेबर वेलफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि नहीं है? आप हमें समझाओ। और देखो जो जो छोटी बड़ी चीजें हैं ना आपके काम की, यानी कि आपके पढ़ाई की, सपोज दैट आपको इस चैप्टर में तो ठीक है, किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें आप बताइए। ठीक है, किसी तरीके के एमिनिटीज, बस सर्विस, वाईफाई सर्विस, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी मेजर, इंश्योरेंस दे दिया तो वो कंपनी में वो रहते हैं। ये सब लेबर वेलफेयर है, सरकार इस पर गौर करती है और इसके लिए एजेंसी बनाई गई है। याद रखिएगा, ईपीएफओ, जो ईपीएफओ हो या आईआरडीआई, ये सब संस्थाएं देखती रहती है कौन कंपनी कोई बदमाशी ना करे लेबर्स के साथ। ठीक है, हालांकि उनके सब नियम कानून के अंदर में वो रह के बदमाशी करते हैं कंपनीज, उनका अपना प्रॉफिट मेजर्स होता है जो भी हो। तो डिफिनीशन क्या हो सकता है? लेबर वेलफेयर हैज बीन डिफाइंड इन द वेरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनीशन याद रखिएगा, एनीथिंग डन फॉर कंफर्ट एंड इंप्रूवमेंट इंटेलेक्चुअल सोशल ऑफ द एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव द वेजेज। आप वेज, यानी वेज का एक डिफिनीशन होता है, मैं ये सब दिखाऊंगा आपको, सब एक्ट के बारे में बताऊंगा। वेज के ऊपर से जो भी फैक्ट्री, किसी ना किसी फैक्ट्री या मालिक या ऑनर कुछ ना कुछ दे रहा है, वो आपको वेलफेयर में आएगा, विच इज नॉट नेसेसरीली ऑफ द इंडस्ट्रीज लेवल वेलफेयर। ठीक है, ये याद रखना। इट ऑल्सो फेल्ट विच इज नॉट नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्री इज लेबर। उसको देने की जरूरत इंडस्ट्री को नहीं है, लेकिन फिर भी वो देता है, वही लेबर वेलफेयर है। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई रात में कॉल सेंटर है और वो उसको जरूरत है कि वो एक वैन भेजे जिसमें गर्ल्स जो हैं वो जाए कॉल सेंटर में काम करें, वो तो उसकी जरूरत है। लेकिन उस वैन में अगर एसी चला दे, वो तो उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आप सोच लो कि एसी से आए जाए तो उसकी तो काम हो गई ना। ये चीज आप समझ रहे हो?
ये आप समझ लो बात, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेरी हो तो पूछिएगा। With that, labor welfare covers all the effort which employers make the most of the benefit standard of working condition fixed by Factory Act over and above the provision of social legislation. Social legislation क्या होगा, ये भी हम आने वाले टाइम में बताएंगे। ये ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं, गुड। तो याद रखिएगा, सोशल लेजिस्लेशन देखेंगे, एक्सीडेंट, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, इन सब के केस में आपसे पीएफ जमा करवाया जाता है। पीएफ आपके प्रोविडेंट फंड का काम होता है कि भविष्य में कोई ऐसी खतरा आ जाए तो उसके लिए काम करना। ये सब क्यों कंपनी के कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि भाई इंप्लॉई है, उसकी नौकरी चली जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको काम है। अनदर डेफिनेशन इंक्लूड मेडिकल फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, जो जहाँ काम करो वहाँ सैनिटरी हो, साफ सफाई हो, मेडिकल हो, कैंटीन हो, ये सब होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर क्या है भाई, कुछ प्रिंसिपल्स भी तो होंगे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तब तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी कि हाँ लेबर वेलफेयर का हम ये करें। कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखा जाता है, सोशियोलॉजिस्ट ने ये जो मूवमेंट हुए हैं उससे निकला, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वेजेज, यानी आपका जो सैलरी होना चाहिए, तनख्वाह जिसे कहते हैं, वो तनख्वाह कैसे होना चाहिए, वो तनख्वाह याद रखिएगा एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि मैं 12 घंटा दिन में काम कर रहा हूँ, सप्ताह में 6 दिन, तो 24 दिन हो गए और आपको तनख्वाह मिल रही है कितनी, 6,000 रुपये। ऐसा होता है, आप देखोगे किसी किसी शॉप में, दुकान में बच्चे हैं। मेरे जानने वाला एक स्टूडेंट था जो पढ़ने आता वो लड़का तो मतलब हमेशा थका ही रहता था, क्योंकि उसको 6,000 रुपये के लिए 8-10 घंटे काम करने पड़ते थे। मजबूरी थी भाई, गरीबी है या कुछ अपनी मजबूरी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इतना वेज उसको देना है जो एक एलिजिबल हो, सरकार के कानून के साथ हो। और लेबर वेलफेयर मेजर्स कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेजेस, वर्कर्स हैव अ राइट टू एडिक्वेट वेजेस, बट हाई वेज रेट अलोन कैनॉट क्रिएट अ हेल्दी atmosphere nor bring about a sense of commitment on the part of workers. A combination of social welfare, emotional welfare, economic welfare together would achieve good results. ये याद रखिएगा। Principle of social responsibility of industry. The industry has an obligation or duty towards its employees to look after their welfare. इंडस्ट्री में आप याद रखिएगा उनके वेलफेयर करने का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। CSR का फंड आपने सुना होगा, कंपनी जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनको लगाया जाए, ये भी आएगा आने वाले टाइम में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी, इसमें जो है आपको एम्प्लॉयर शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग लेबर वेलफेयर मेजर्स। ऐसा किसी गंदे जगह पे रह के आप किसी को काम नहीं करवा सकते, कुछ महक रहा है, सड़ा हुआ, वहां पे आप किसी को बोलो कि हाँ सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ओके। So what is principle of efficiency? According to this principle, the employer should accept the responsibility for implementing labor welfare measures. The company or the employer have to mention what they have implementing labor welfare codes, labor codes. What is he providing? Is he providing canteen facility, water, sanitation facility? These are the facilities. ये efficiency के अंतर्गत में आएगा। Principle of repersonalization. The development of human personality is given here as the goal of industrial welfare, which according to the principle, आप देखते हो in the many organization many of the people are placed at the wrong place, है ना। अगर आप ये सोच लो कि एक one person who is not able to do something, there needs to be shift that person in the next place, है ना। Principle of totality of welfare. The principle emphasizes the concept of labor welfare must spread throughout the hierarchy of organization. Totality होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 लोगों का वेलफेयर हो गया बाकी लोगों को कोई बोनस नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। This should not be accepted. Employees at all level must accept the total concept of labor welfare, because it's without this acceptance labor welfare program will really get off ground. ये होना चाहिए। Every hierarchy में employee at all levels must be benefited by the welfare of the company. Is it correct, my dear? Principle of association. What is principle of association? I think you have knowledge about Factory Act, Trade Union Act. तो association, without association trade union can't be possible. There is a rule for trade union. We will get into the next lecture. हम इसे पढ़ेंगे और इसमें इतना पढ़ा दूंगा आपका कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption that worker is a mature and rational individual. He must be consulted in the formulation and implementation of labor welfare services. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल होती है उसमें बात की गई है कि प्रिंसिपल एक वर्कर जो है मैच्योर है, रैशनल इंडिविजुअल है, वो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर वेलफेयर सर्विसेज में
डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करना है. देयर शुड बी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द फॉलोइंग ऑफ लेबर वेलफेयर मेजर्स. Principle of responsibility. The principle is based on the assumption that when responsibility is shared by different group, labor welfare work because simple and easier. It recognizes that both employers and workers are responsible for labor welfare. Principle of accountability. It is also known as principle of evaluation. One responsible person gives an assessment of existing welfare services at periodic basis to a higher authority. This is necessary to judge and evaluate the success of labor welfare programs. याद रखिएगा अकाउंटेबिलिटी. व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी? आप कहते हो ना द कंपनी इज नॉट अकाउंटेबल टू देयर एम्प्लॉय, राइट? सो व्हाई? एक पीरियडिक असेसमेंट होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं. इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ लेबर वेलफेयर प्रोग्राम. देयर इज नेसेसिटी टू इवेल्युएशन ऑफ द जस्ट लाइक द लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स आर गोइंग टू चेक एंड वेरीफाई द इन द फैक्ट्रीज. प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस. द टाइमलीनेस of any service helps in its success. To identify the labor problem and to discover what kind of help is necessary to solve it and when to provide this help are all very necessary in planning labor welfare program. Time management जरूरी है यहाँ पे. Principle of self help. The principle says that labor welfare must aim at helping workers to help themselves. There is training to secure their mental balance, their personal life balance, है ना. In the long run this helps to become more responsible and more efficient. ये कुछ principles हैं, आपको ध्यान रखना है. पूछा जाता है, कभी कभार पूछा भी जाएगा. लेबर वेलफेयर सर्विसेज में क्या क्या आएगा? अच्छा, लेबर वेलफेयर अगर दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी एक लॉजिक याद रखिएगा. इसमें वर्कर जो है वो फील रिचर एंड मोर सेटिस्फैक्टरी लाइफ. इज इट करेक्ट? वर्कर जो है वो क्या क्या फील करता है? वो मोर सेटिस्फैक्टरी, मोर कंटेंटेड फील करेगा. वो ही वॉज मोर सेटिस्फाइड कि वाओ ये कंपनी कितनी अच्छी है. कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड इफिशियंसी ऑफ एंटरप्राइज. वो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है उसका फैक्ट्री में या लेबर जहां भी वो काम कर रहा है. रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स बाय इंडायरेक्टली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ देयर पर्स. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बर्डन थोड़ा उसके पर्स पे कम. सपोज दैट ही इज गेटिंग हिज सैलरी एंड मैक्सिमम जो उसके खर्चे हैं वो इधर उधर में ही निकल जाता है. आने जाने में तेल जल गया उसका, राइट? सो दीज आर द बेनिफिशियल मेजर्स. सिंपल सा याद रखिएगा. Raise the standard of living of workers by indirectly reducing the burden of their purse. Be in tune and harmony with similar services obtaining in a neighboring community where an enterprise is situated. Be administratively viable and essentially development in outlook. Definition of human resource management. Human resource management is a management function that helps manager plan, recruit, select, train, develop, remunerate and maintain or retain members. For a long period, HRM is the latest nomenclature and used to denote personal management. Human resource management है क्या? आपने कभी सुना है कि एक HR होता है हर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में. मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, वहाँ भी उनका HR होता है. उसका काम होता है प्लानिंग करना, रिक्रूट करना, लोगों को लाना, उनसे नौकरी करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सैलरी का स्ट्रक्चर तैयार करना. ये सब उन्हीं का काम होता है, ठीक है. यहाँ पे लेबर वेलफेयर में एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है एब्सेंटिज्म का. आपने कभी सुना है या देखा होगा अपने गांव में, मजदूर जो होते हैं वो कर्ज लेकर के जाते हैं बाहर, पैसा कमाते हैं और वो फिर कर्ज लेकर ही उधर से आते हैं और जैसे उनकी सैलरी मिलती है वो भाग आते हैं घर पे. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एब्सेंटिज्म इज जनरली रेफर टू अनएक्सप्लेन्ड एम्प्लॉई एब्सेंस फ्रॉम द वर्क प्लेस. उसको वो अचानक बिना बताए, बिना नोटिस दिए काम पे गया ही नहीं, किसी को इन्फॉर्म उसने नहीं किया, ना रिटन ना ओरल, उसको बोलता है एब्सेंटिज्म. एब्सेंटिज्म ये नहीं हुआ कि हमने बता के गए, हम लोग छुट्टी पे गए. होता है ना कि वी विल नॉट अवेलेबल बिकॉज वी आर ऑन वेकेशन. मेनी कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म आर फैमिली, legitimate, for example personal illness, family issues. Absenteeism called trace to other factors. ये हम लोग देखेंगे, अभी बड़ा मजा आएगा. तो इसमें आएगा, चीजें आएंगी. ऑथोराइज्ड एंड ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड एब्सेंस. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एब्सेंटिज्म से फैक्ट्री को बड़ा घाटा होता है भाई, ठीक है, उस पर्सन को भी घाटा होता है. ऑथोराइज्ड एब्सेंस आर दोज विदाउट about which employer has advanced knowledge and can therefore plan his production during the absence of worker. Unauthorized absence is those about which the employer has no advanced knowledge and therefore cannot plan his production during the period of unauthorized absence. Authorized absence generally include permitted vacation, sickness, accident privilege, casual leave. ये सब इसमें होता है, ठीक है. अब इसमें ये तो आपको समझ में आएगा अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, इसमें कुछ नहीं, बहुत चीजें हैं, पढ़ लेना आप. नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो बच्चा कमेंट करेगा उसको टैग कर दूंगा और ग्रुप में ऐड कर दूंगा. मेजरमेंट ऑफ एब्सेंटिज्म. व्हेन एब्सेंटिज्म इज, देखो सीरियसनेस का जमाना आ गया है, जिसको चाहिए वो कमेंट करेगा.
ठीक है, नहीं चाहिए, वो सीरियस है, मान लो 10% सीरियस है, उसको नहीं चाहिए भाई, उसको नहीं निकालना है, तो वो नहीं करेगा, वो तो बाद में 5 साल बाद रो लेगा भले, लेकिन अभी नहीं वो कमेंट करे। कमेंट में इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप कमेंट कर दोगे तो मुझे 10 लाख रुपया मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समझदारी इसी में है कि सीरियस स्टूडेंट को मुझे फिल्टर करना पड़ता है, अनसीरियस स्टूडेंट नहीं चाहिए, वो किसी काम में सीरियस हो ही नहीं सकते हैं, थोड़ी देर पढ़ना है पढ़ लो, क्या बुरा है। When absenteeism is considered as a sum total of the loss due to unauthorized and unauthorized, it can be measured as under। अब ऐसा इसका फॉर्मूला है, जैसे नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड एब्सेंस प्लस नंबर ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, टोटल डेज ऑफ शेड्यूल टू वर्क इनटू 100, दिस इज नोन एज एब्सेंस रेट। ये आप सीधा समझ लो, अगर अनऑथोराइज्ड हो और ऑथोराइज्ड हो तो दोनों में आपको समझना पड़ेगा। सपोज दैट आपको मैं बता देता हूँ, कोई किसी ने 10 दिन बता करके छुट्टी ली और 20 दिन बिना बताए छुट्टी ली, और वर्किंग डे था 300, मैंने ऐसे ही 300 दिन उसको छुट्टी लेनी थी, तो एब्सेंस रेट इसका निकलेगा 3 बटा, तो ये 10 से कट जाएगा और ये 10, यानी 10% इसका एब्सेंस रेट। अब वो आदमी 10% एब्सेंटे कर रहा है, कामे करना है 300 दिन, वो 30 दिन छुट्टियाँ ले लिया इसमें, तो उसने काम किया 270 दिन, इस तरीके से ये निकलता है। ठीक है, ये डिवीजन में है, मतलब नंबर ऑफ ऑथराइज एब्सेंस बटा है, ये बटा समझते हो ना, और ये सबका गुना है, हालांकि ये यहाँ होना चाहिए ऐसे करके, लेकिन इसको समझ जाओ आप, एब्सेंस रेट कहते हैं। ये एक्चुअली इसमें लाइन खींच नहीं पाया हूँ मैं, तो अगर इंसर्ट लाइन करके कर दूँ तो हो जाएगा, बट मैं इसको फाइनल में कर दूंगा, डू नॉट वरी। आप समझ लो, नंबर ऑफ ऑथराइज एब्सेंस एंड अनऑथराइज एब्सेंस बटा भागा दिया हुआ टोटल डेज ऑफ शेड्यूल टू वर्क इनटू 100। इसी तरीके से एब्सेंटिज्म अनऑथराइज एब्सेंस का भी होगा, नंबर ऑफ ऑथराइज्ड एब्सेंस इनटू 100 भागा टोटल डेज शेड्यूल वर्क, उससे भी निकल जाएगा। कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों कोई भी एनीवन हु इज अ लेबर व्हाई ही इज एब्सेंटिंग, प्लीज एक्सप्लेन, कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इन इंडियन इज वेरी हाई, कैन नॉट बी डिसमिस्ड। आप जानते हो बहुत ज्यादा ये हाई है, और ये क्यों है भाई, कुछ तो रीजन होगा, तो ये रीजन हम लोग दिखेंगे। अच्छा, जो वर्कर्स हैं वो जाते हैं सिटीज में काम करने, देन सिटीज में काम करने के बाद काम पकड़ लेते हैं, काम करते हैं स्टिल पार्ट टाइम पीजेंट। अब सबसे बड़ी की रीजन होता है कि भाई वो काम करते हैं और वो पार्ट टाइम में खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। तो जब वो खेती बाड़ी काम करते हैं, आप कभी अपने घर पे काम वाम करवाते होंगे तो देखते होंगे खेती के भी सीजन में वो लोग चले जाते हैं, मुश्किल है, ट्रांसप्लांटिंग सीजन में चले जाएंगे, और वो सोचते हैं कि चलो भाई हमारा इससे बढ़िया तो ये है ना, इससे ज़्यादा अच्छा तो ये है। हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, according to labor investigation committee 1946 में there are many reasons that cause the absenteeism in industrial worker, sickness and low vitality, उसको मजा ही नहीं आएगा, वो हमेशा बीमार फील करेगा, एकदम पीला पड़ जाएगा। वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया हो गया, उसको लगता है कि छोटा सा बीमारी हुआ मर ही जाएंगे। लो वाइटैलिटी, उसको ऊर्जा ही नहीं रहेगा उसके शरीर में, आपने देखा होगा, नो मतलब उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो लगेगा अब खत्म ना हो जाए हम, इससे बढ़िया घर चलते हैं, घर वालों के पास मरेंगे, टीबी हो जाएगा। पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसको आने में दिक्कत होती है, बहुत दूर से आना पड़ता है, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेकर के नहीं आता। हाउस ऑफ वर्क, लॉन्ग आवर्स रिड्यूस इफिशियंसी, इंक्रीज सिकनेस एंड एब्सेंटिज्म। नाइट शिफ्ट, ग्रेटर एब्सेंटिज्म इन नाइट शिफ्ट ड्यू टू डिसकंफर्ट। रूरल एक्सोडस, मेनी वर्कर्स लीव फॉर रूरल एरिया ऑफन कॉजिंग एब्सेंटिज्म। अब जो है जेंडर, वीमेन बैलेंस होम एंड वर्क प्रायोरिटी टू फैमिली कैन इंक्रीज एब्सेंटिज्म। The next part is gender, women balance, work and home priority to family can increase absenteeism. वर्क प्लेस फैक्टर में स्ट्रेस, अच्छा आप देखते होंगे रूरल एक्सोडस, गांव से लोग भागते हैं, फिर होता है कि चलो भागो गांव पे, फिर से नाइट शिफ्ट होगा तो उसको दिखाई ही नहीं देगा, सोचेगा रात में क्या करें नौकरी, रात में सारा दुनिया सोता है, अब हमको रात में नौकरी करना पड़ता है, चौकीदार बन गए हैं, उल्लू बन गए, ये बन गए, वो बन गए। दीज आर द कॉजेज, प्लीज कंसिडर दिस एज अ वैलिड पॉइंट, ये होता है, बात समझने की कोशिश करिएगा। रूरल एक्सोडस क्या होता है, मेनी वर्कर लीव फॉर रूरल एरियाज एंड ऑफन कॉजिंग एब्सेंटिज्म। स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस एट वर्क इंक्रीजेस, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम पे, छुट्टी लेने का मन करेगा, स्ट्रेस दारू पीने का मन करेगा। वर्क रूटीन, मोनोटोनस वर्क कॉज बोर्डम लीडिंग टू एब्सेंटिज्म। जॉब सेटिस्फेक्शन, देखो दुनिया में जितने भी लोग अनसेटिस्फाई है वो दो कारण से हैं, गलत शादी कर ली उन्होंने और गलत नौकरी कर ली उन्होंने, यही दो बड़ा कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है, ये याद रखिएगा दोनों। Effect of absenteeism, increased cost of production due to hiring temporary staff and paying overtime, higher commodity prices for consumers, reduced workers income and standards of living. Adverse effect on employers,
इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एम्प्लॉयर्स पे, ये याद रखिएगा। वर्कर एंड इकोनॉमी, मेथड टू रेमेडी ऑफ, अच्छा एक चीज इफेक्ट कुछ तो पड़ता होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेरी स्टाफ लाना पड़ेगा, कॉमोडिटी प्राइस भी बढ़ जाएगा, जब वहां प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा। रिड्यूस्ड वर्कर्स इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड इकोनॉमी। अब इसका रेमेडी क्या, उपाय, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री में थोड़ा सा उनके सेटिस्फैक्ट्री वाला कंडीशन रहेगा। दिस आर द वेरी गुड। एडुकेट वेजेस, उनकी सैलरी परफेक्ट हो, वो जितना काम करे उतना मिले। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक वकील का काम उतना ही जरूरी है जितना एक नाई का, ठीक है, तो वेज उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, नाई का छोटा काम हो जाएगा और वकील का बड़ा काम हो जाएगा या डॉक्टर का बड़ा काम हो जाएगा। उनके बातों को लोग मानते नहीं है, बस जरूरत पड़ने पर उनको याद कर लेते हैं। एक्सीडेंट एंड सिकनेस प्रोटेक्शन, लीव फैसिलिटीज फॉर द रेस्ट, आराम करने का जगह हो, एक्सीडेंट के लिए प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन गियर हो, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, प्रोटेक्शन क्लॉथ्स हो, सुटेबल हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब आएगा ऑप्शन में, मारना पड़ेगा आपको। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्कर्स, अच्छा वर्कर्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, एचआर टीम के द्वारा वो ट्रेनिंग देंगे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये भी होगा। वर्कर्स मैनेजमेंट में जब उनको लगेगा कि हाँ हमसे पूछा जाएगा भाई कैंटीन कहाँ बनेगा बताओ। इंसेंटिव वेज स्कीम, आप नहीं एब्सेंट करोगे, मान लो आपने एब्सेंट नहीं किया तो थोड़ा सा आपको पैसा बढ़ा देंगे। जैसे 10% आपने एब्सेंट रेट था, आपने 10% को हटा के 8% कर दिया तो आपको 2% इंटरेस्ट दे देंगे, आपको 2% आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो मान लो 20% सैलरी है, 2% बढ़ा दोगे तो कितना हुआ, 400 रुपये हुए। उसको 400 रुपये लगेगा कि चलो एक दिन का सैलरी ज़्यादा मिल गया मुझे। एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दोगे, लोग आराम से आएंगे जाएंगे काम करेंगे। अब यहाँ पे फैक्ट्री में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग आपने सुना होगा। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में एक समय आया जब स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल हार्मनी इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, इट सजेस्ट कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एक्सेसिव स्ट्राइक्स लॉक आउट हार्म इंडस्ट्रियल पीस, जाते हो ना आप कि इतना ना हड़ताल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पीस खराब हो जाता है, लॉकआउट हो जाएगा, लोग फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। डिफिनीशन है इसका डेल ऑर्डर एंड सिडनी एंड बियाट्रिस ने भी इस डिफिनीशन को दिया। सिडनी एंड बियाट्रिस ने एक ये वर्ड क्वाइन किया था, मतलब पहली बार दुनिया में फेंका इस वर्ड को। क्या था वो, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अच्छा आप सोचो, जाते हो मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो। जैसे मैं गया आज एक सामान करने, उसने कहा कि दो चीजें हैं, आप दोनों मिलाकर 350 दे दो। हम कहे भाई देखो तुमको 250 देंगे, तो नहीं भैया इतना में तो नहीं हो पाएगा। हम कहे नहीं हम देंगे तो इतना ही भाई। तो ये बार्गेनिंग होता है। फिर हमने बोला कि नहीं 260 ले लो, काम खत्म, 260 में डील हो गई, आपने पेमेंट किया, चलता बना है, हाय हेलो कर, कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ एक चीज आप समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स में सिडनी एंड बियाट्रिस ने ये टर्म तो कॉइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में था फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आप ये नहीं सोचोगे, जैसे मैंने बताया ना 350 उसने मांगा, मैंने 200-250 दिया, फिर फ्लेक्सिबल हो गया। ये फिक्स नहीं हो सकता है, बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज, गिव एंड टेक। आप कुछ दो कुछ मैं देता हूँ, दोनों तरफ से होगा। फैक्ट्री में ऑनर्स एंड जो लेबर है उनके बीच में। एक बार रतन टाटा निकले अपने फैक्ट्री के गेट से, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हड़ताल कर रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो रतन टाटा पूछे भाई क्या हो रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ हड़ताल चल रहा है। तो कह रहा है कि सर हमारी सैलरी बड़ी कम है, हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। कह रहा है तो बढ़िया काम करो। रतन टाटा खुद मैनेजमेंट होने के बावजूद वो बैठ गए वहीं पे, हाँ हम आपके साथ हैं। और वो लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पे बोले अरे नहीं सर आप नहीं बैठो। तो बोले कि ठीक है क्या डिमांड है, आपकी डिमांड पूरी करवा देता हूँ। तो उन्होंने डिमांड पूरी करवा दिया। वैसे फिर टाटा में लोग अब लग रहा है नहीं है, आपने देखा ही होगा जो सूरत में प्लेन क्रैश हुआ वो टाटा की कंपनी का ही था, लेकिन कोई देखने तक नहीं गया। ग्रुप एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एट स्टार्ट एंडिंग इन म्यूचुअल एग्रीमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अच्छा फैक्ट्री एक्ट की बारी आएगी भाई, देखिएगा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सब लोग। ये जो एब्सेंटिज्म है या जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये बड़े क्रिस्प मैनर में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो ये क्या कहते हैं उसको, एब्सेंटिज्म के बहुत सारे जो कारण है, जिसमें एक दो कारण है आफ्टर पे डे, जैसे पेमेंट मिला वो घर छुट्टी पे चला जाएगा। नेचर ऑफ वर्क, मान लो कोई खतरे वाला काम है तो बार बार जाना नहीं चाहेगा। अदर कॉज भी हो सकते हैं, उसका कोई अपना पर्सनल रीजन में आएगा, पर्सनल एटीट्यूड ही उसका ऐसा है, वो हमेशा काम से भागा रहने वाला। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं उनको पैसा मिला तो 4 दिन तक काम नहीं करते, उस पैसे को फील करते हैं। मैंने सुना है ऐसे लोग हैं भाई। तो ये भी एक चीज होती है, एज होता है। अगर यंगर पॉपुलेशन है तो रेस्टलेस होता है, बेचैन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, भागेगा वहाँ से छोड़ छाड़ के। सीनियरिटी का मतलब क्या होता है, सीनियरिटी का मतलब होता है कि कोई सीनियर है उसको भी मन नहीं लगता है, वो सोचता है कि यार हम घर पे रहें आराम से रहें, ये सब नए लोग आ गए हैं हमको वैल्यू नहीं देते हैं। वर्क प्लेस फैक्टर भी, स्ट्रेस, वर्क रूटीन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग आपने पढ़ लिया। फैक्ट्री एक्ट आने वाले हैं तो हम लोग याद रखिएगा, फैक्ट्री एक्ट में
सब चीज़ों की डिफिनीशन है, ये ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है ये डिफिनीशन दिया गया है। तो फैक्ट्री में क्लियर याद रखिएगा, चैप्टर वाइज आपको अलग अलग से जितने ये प्रोविजन है ना ये डायरेक्ट पूछे गए हैं। नोटिस टू इंस्पेक्टर 15 डेज बिफोर ओपनिंग ये दिया जाता है, तो इसके डेज पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, और आपसे पूछा भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री एक्ट 1948, ये फैक्ट्री एक्ट कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपका देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होगा, मेकिंग, अल्टरिंग, अल्टरिंग क्या होता है, माने शर्ट का कपड़ा मंगा लिया, शर्ट हम अपने अल्टर करके बना रहे हैं। ऑर्नामेंटिंग, सजाना उसमें, ऑर्नामेंटिंग, ठीक है। फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, आप लोग लिख सकते हो इसको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिफिनीशन लिख लो। वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, यानी कोई चीज तोड़ तोड़ के छोटा सा बनाना, ब्रेकअप, ब्रेकिंग अप, ठीक है, ब्रेकिंग अप। डिमोलिशिंग, या कोई चीज से नया चीज बनाना, कोई चीज गिरा, डिमोलिश। अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विथ अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, जनरेटिंग, डिस्पोजल, ये सब एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ट्रांसफॉर्मिंग, उसका रूप बदल रहे हैं, जैसे एक पर्स लाए उसमें एक नया चपका दिए कार्टून और उसको बेच दिए मेड इन इंडिया करके। रिपेयरिंग, रिफिटिंग, ये सब है। अब जब मेड इन चाइना वाले वो सब होशियार हो गए, मेड इन पीसीआर लिखते हैं, पब्लिक रिपब्लिक चाइना। ये फैक्ट्री एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इतना डिफिनीशन है भैया, देख लो, पूछ देगा तो फिर नींद आने लगेगी वहीं पे। वर्कर का डिफिनीशन है, वर्कर जो इन सारे कामों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो रहता है एक मशीनरी और प्रीमिसेस के अंदर, चाहे वो फिनिशिंग कर रहा हो, पैकिंग कर रहा है, ऑयलिंग कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, ब्रेकिंग अप कर रहा है, डिमोलिशिंग कर रहा है, उसको ऑर्नामेंटिंग कर रहा है, उसको मेकिंग कर रहा है, अल्टरिंग कर रहा है, वो एक प्रीमिसेस के अंदर अगर कर रहा है, कोई मशीनरी पे बैठ के कर रहा है, एनी काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल टू, या इससे जुड़ा हुआ टू, या कोई अचानक काम आ गया, ये कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द सब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन सब कामों से जुड़ा कुछ भी कर रहा है। तो भाई फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री का भी तो कुछ मतलब होता होगा। फैक्ट्री प्रीमिसेस विद 10 प्लस वर्कर्स विद द पावर, अब विदाउट पावर 20 प्लस, उसको फैक्ट्री कहेंगे। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ एक होटल हमारा चलता है, उसमें 7 लोग काम करते हैं, तो क्या वो फैक्ट्री में आएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 लोग 4 लोग किचन में काम करते हैं उस होटल के, 3 लोग बाहर, तो वो फैक्ट्री में नहीं आएगा, उसके लिए दूसरा एक्ट है। समझिएगा चीज़ों को, फैक्ट्री का मीनिंग या किसी चीज़ का मीनिंग हम आप नहीं बना सकते हैं। ये डिफिनीशन कहाँ से आया, किसने लाया, इस पर ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। समझ में आ रहा है खेल? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कुछ कहना चाहता हो अपने तो कह सकता है। 20 प्लस विदाउट पावर, मतलब वो हाथ से चलाने वाला कोई मशीन, तो विदाउट पावर में 20 प्लस। ऑक्यूपायर, अच्छा ऑक्यूपायर क्या होता है? ऑक्यूपायर मतलब उस फैक्ट्री का पूरा जिसके हाथ में हो। समझ में आ रहा है? सारा अल्टीमेट कंट्रोल जिसके हाथ में हो। अब समझिए चीज़ों को, आप समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ऑक्यूपायर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट अप्रूवल लाइसेंस, ये तो मालूम होगा ना, कोई फैक्ट्री खोलना होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देती है, ये तो आप जानते होंगे, इसमें कुछ नहीं मुझे सिखाना है कि नहीं है? अब नेक्स्ट आपको बता दूं मैं कि नोटिस टू इंस्पेक्टर 15 डेज। अच्छा ये इंस्पेक्टर वाला कहानी क्या है? अप्रूवल, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, उसके उनके रूल्स के। ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री हैज़ टू ऑब्टेन, ऑक्यूपायर मतलब जो अल्टीमेट कंट्रोल है, उसको फैक्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर एंड मैन्युफैक्चरर, ये 7A एंड 7B में है।
जनरल ड्यूटी मतलब वो ऑक्यूपायर को, ऐसा नहीं कि ऑक्यूपायर जहर छोड़ दे, फैक्ट्री से जहर निकाल दे, लोग मर जाए, उसकी एक जनरल ड्यूटी और मैन्युफैक्चरर की जो ड्यूटी होगी जनरल ड्यूटी, वो सेक्शन 7A और 7B। किसके सेक्शन में? फैक्ट्री एक्ट, यही रट्टा मारोगे तो काम आएगा, फैक्ट्री एक्ट 1948। देखो मैं इसको इतना बार रिवीजन करवा दूंगा ना, आप लोग जो कहते हो कि सर याद नहीं हो रहा है, हमारा तो सर हालत ख़राब है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ सर प्लीज़ हमारा हेल्प कर दीजिए सर। बच्चे परेशान रहते हैं, बोलते हैं कि अरे सर हम तो क्या करें, हम तो ऐसा हो गया वो हो गया। अरे कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, आपके किए बगैर कुछ नहीं होगा, समझिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर एंड मैन्युफैक्चरर 7A 7B हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट एक अपने आप में बड़ी बात है, सेक्शन 9 में ये है। अपॉइंटमेंट को हमने क्या किया भाई, इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 9 में है। ये सब आपके लिए काम है। अच्छा, ये जो कोई भी फैक्ट्री ओपन करना है तो उसके 15 दिन पहले इंस्पेक्टर, वहां का जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होगा उसको नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। ये भी सेक्शन 7 में ही है, तो ये याद कर लीजिए, ये ऑक्यूपायर से रिलेटेड जो भी एक्ट है उसका सेक्शन 7 है। इज इट क्लियर? अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ये सेक्शन 9 है। सर्टिफाइड सर्जन का सेक्शन 10 है। ये सब लोग का अलग अलग काम है, धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 सर्जन, सेक्शन 9 इंस्पेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब आते हैं भाई हेल्थ प्रोविजन क्या है। फैक्ट्री आप ऐसे नहीं चला सकते हो, हेल्थ प्रोविजन है इसमें। चैप्टर 3 में क्लीनलीनेस, वेस्ट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ओवर क्राउडिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, लाइटिंग, स्पिटून्स। Health of the worker is very important aspect of working conditions, therefore act provide under chapter 3 detailed provision regarding various health aspects such as cleanliness, disposal। ये सब इसमें थूक फेंक के काला कर देते हैं, लाल कर देते हैं, सब आपने देखा होगा। लाइटिंग, ड्रिंकिंग, अब जहाँ पानी पीने वाला लाइट ही नहीं रहेगा, जहाँ टॉयलेट करने वाला लाइट ही नहीं रहेगा, ये सब हेल्थ से जुड़ा हुआ। अंधेरे में जाओगे टॉयलेट करने, गिर जाओगे, मुंह हाथ फूट जाएगा, होता है कि नहीं ऐसा? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये हो चुका है। सेफ्टी प्रोविजन की अगर हम बात करें, सेक्शंस 21 to 41 इन चैप्टर 4, हजार्डस प्रोसेसेस इन चैप्टर IV1। सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोविजन हो जाता है। खतरनाक प्रोसेस में सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीजन है। सेक्शन 21 से चैप्टर 4। चैप्टर कौन सा हो गया सेफ्टी का? सीधा याद करो, आपको जो मैं याद करवाता हूँ। हेल्थ चैप्टर 3, सेफ्टी ऐसा चैप्टर है, ये सेक्शन नहीं है, सेक्शन बढ़ता जाता है, सेक्शन अलग अलग चैप्टर में होता है ना जी। तो सेफ्टी 21 से 41 सेक्शन, लेकिन चैप्टर 4 वेलफेयर प्रोविजंस ये 5वें में होता है। वॉशिंग, सीटिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, शेल्टर, क्रेश फैसिलिटी, बच्चे हैं तो वो वहां कहाँ रहेंगे, वेलफेयर ऑफिसर्स, ये सब यहाँ रहेगा। वर्किंग आवर्स चैप्टर 6 में क्या है? डेली एंड वीकली आवर्स, हॉलीडेज, रेस्ट इंटरवल्स, ये सब आपके चैप्टर 6 में। तो फिर से रिवीजन करवा दूं, हेल्थ 3 में, सेफ्टी 4 में, 5 में क्या है? वेलफेयर प्रोविजन, सेक्शन 42 से 50 है। अब आप तो पूछे सेक्शन 45 में क्या है, तो आप याद करो कि 42 से 50 वाला क्या है भाई? वेलफेयर मेजर है। अच्छा तो ये ठीक है ठीक है, अरे वाह क्या बात है, मुझे याद है, वेलफेयर प्रोविजंस। वेलफेयर वाली बात होगी तभी, कैंटीन की बात होगी अगर, तो कैंटीन वेलफेयर में आएगा। और ये आपसे सीधा सीधी बात नहीं पूछेगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते हैं, वो घुमा के पूछेंगे। फिर वहां आप क्या करोगे, आप खुद सोच के देखो क्या करोगे। मेरा टारगेट है पूरा सिलेबस ही आपको आसान भाषा में आप तक रख देना। ये दुनिया में जो भी लोग महान हुए हैं ना, वो बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में कर दिए हैं, ये याद रखिएगा। ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आए। वर्किंग आवर्स चैप्टर 6 में है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यंग पर्सन को अगर आप हायर करते हो तो सेक्शन 66 से 77 तक है। एनुअल लीव विथ वेज चैप्टर 8 में है, 240 दिन और 20 दिन लीव होगा इसमें। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आएगा, ये हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। इसमें ग्रेचुइटी का अब नया लॉ भी आ गया है, मतलब कुछ बदलाव हुए हैं, वो भी हम लोग अपडेट करके पढ़ेंगे। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कौन सा एक्ट कब आया, ये पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है।
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप सब बढ़िया होंगे, तसल्ली से आपने सुनी होगी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको भी PDF चाहिए, उनको अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो प्लीज़ जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।